الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. बाकायदा में टीम का आगाज हो चुका है। दोस्तों आज हम PFUJ की कॉल पर हर साल 13 मई को यौम रसूल के तौर पर मनाते हैं। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन 3 मई को मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने चूंकि आज़ादी सहाफ़त की जद्दोजहद में एक तारीख कदम की, 13 मई को जनाब सामने हाशमी साहब, जनाब नासिर जैदी साहब, जनाब इकबाल काफी साहब और हमारे मसूदुल्लाह खान साहब को उनकी सदा सुनाई गई। तो इस वक्त 3 लोग तो बिल्कुल हयात हैं और उनके इजाज़त में आज की बात हो रही है। पूरा एक सिलसिला जो है यौम अज़म के दौर पे पूरे पाकिस्तान में इसके तकरीबात का इनेकाद किया। उसी के सिलसिले में पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट ने और हमारे पास ये जनाब साहब साहब मौजूद हैं एक जिंदा हकीकत के तौर पे, और वो इस हवाले से ज़्यादा उनकी बात सुनेंगे। और तकरीब का शेड्यूल कुछ इस किस्म का था कि हम नीचे बैठ के ही करते, लेकिन अब चूँकि मीटिंग चल रही थी इसलिए उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं सबसे पहले पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट के सदर जनाब नईम हनीफ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा इस पस मंजर के ऊपर भी बात करें और थोड़ा बताएं कि पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट जो है इस तहरीक को किस तरीके से आगे लेके चलें। थोड़ा सा मिक्सअप हुआ उसके लिए आदत पाए। तो जितने मौजूद मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, नजीम रहमान, बाबा नजमी, पाशा साहब, सदर लॉ प्रेस क्लब रशीद अंसारी और अमर हकीम साहब, नायब सदर लॉ प्रेस क्लब साइमा राइच हैं, नदीम जैन वाइस प्रेसिडेंट PUJ हैं, अशरफ साहब और हमारे सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर रफीक साहब, नसीम कुरैशी साहब, अब्दुल उस्मानी साहब, सालक साहब, इमरान शीर साहब, हामिद साहब ने बड़ा सा हमारे यूनियन में रहे, सईद अख्तर साहब, सलाउद्दीन भट्ट साहब, अगर किसी का नाम मैं भूल रहा हूँ माजरत चाहता हूँ। अच्छा, हम जो है ना बस ज़्यादा देर इसलिए हाजिर नहीं होना चाहते कि आज खावर-ए हाशमी का दिन है, तो हम खावर-ए हाशमी साहब से सुने, वही हमारे साथ जो है वो यादें जो है तल्ख यादें वो हमारे साथ शेयर करें और हम लेजेंडरी खावर-ए हाशमी को खराज तहसीन पेश करते हैं। और मैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रशीद अंसारी साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अरशद साहब जब आप खावर साहब से पहले आज खिताब करें तो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से ये अनाउंस करें कि आइंदा 13 मई से पंजाब भर और मुल्क भर के साथियों को खावर-ए हाशमी अवार्ड दिया जाए। ये वो उस चीज का बदला हम चुका नहीं सकते। 1970 की दहाई में जितनी बर्बरियत, आज ठीक है हमें पाक जिंदाबाद का नारा हमने लगा दिया, लेकिन बड़े शिकवे भी हैं हमें इस इदारे से, बड़े गिले हैं और जिसके जिम्मेदार तो खुद है। आज अगर पाकिस्तान के मीडिया ने एक हराम दस्ते की तरह उनके शाना बिशाना एक मीडिया वॉर जो थी वो लड़ी और उनसे बहुत पहले कामयाबी हासिल कर, मीडिया के महारत पर पाकिस्तान के मीडिया ने जितना अच्छा परफॉर्म किया, जितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, आज पूरी दुनिया जब कंपैरिजन कर रही है तो पाकिस्तान के मीडिया को जो है वो एप्रिशिएट कर।
ज्यादा दिन होना नहीं चाहता। जाहिर है कि हमने खवानीन हाशमी की तकलीफ करते हुए हमें डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ का मार्शल भुगता, मैं सेक्रेटरी का पंजाबी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, हमारे साथ जो एक बर्बरियत की गई और जितना आजादी सहाफत का गला घोटा गया इस मुल्क में, आज भी कोई फर्क नहीं है। आज भी पाकिस्तान की सहाफत बड़ी मुश्किल से दो चार है। आज भी मुल्क में आजादी सहाफत जो है वो बहुत बड़ा झूठ है। वो फेक न्यूज के सूरत में, वो पेटा एक्ट की सूरत में, वो हमेशा तलवार जो है वो हमारे सर पे लटकती रही है। परवेज मुशर्रफ के दौर में इसका नाम कैमरा ऑर्डिनेंस था, जियाउल्लाह के दौर में कोई और काला कानून होगा, उसके बाद उसने अहमियत के दौर आए उसमें कोई और काला कानून होगा, पीटीआई की हुकूमत आई उसने इसका नाम फेक न्यूज। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सो कॉल्ड जो जमहूरियत है, वो इमरान खान हो, वो शहबाज शरीफ हो, वो नवाज शरीफ हो, वो मरियम नवाज हो, सब इमामों के रंग में ढल जाते हैं जब सहाबत की बात आती। तो आपकी जो जमहूरियत है वो सो कॉल्ड, प्राइम मिनिस्टर साहब, पेटा एक्ट में आप बराबर के जिम्मेदार हैं, बेशक कि आपके इख्तियार में नहीं, हमें पता है कि ये कानून कहां से आया। तो हम मजम्मत करते हैं आज के दिन पेटा एक्ट की, इस तरह के काले कवानीन की, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमल भट्टी साहब से कि आप तकरीब को आगे बढ़ाएं और जल्द से जल्द खवानीन हाशमी साहब को सब लोग सुनने के लिए बैठने होने बंद करें प्लीज। आज की तकरीब का मकसद भी यही है कि खावर साहब को सुना जाए, लेकिन चूंकि ये यौम आज़म भी है तो हमने आज़म का इजहार भी करना, हम उस तहरीक के साथ मुकम्मल अपनी जुड़न का इजहार करना चाहते हैं। और इस वक्त चूँकि ये तहरीक जो है पाकिस्तान में काफ़ी तो लड़ ही रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी भी जो है इसमें आप चले हरावल दस्ते के तौर पर करें। इस वक्त हमारे साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नायब सदर जनाब राजा अशरफ साहब मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ अल्फाज वो भी बोलें इस तहरीक को आगे ले जाने और खासतौर पर जिस तरीके से जनाब सदर ने कहा कि हकीका जैसे कवानीन आज़ादी सहाफ़त को रवायत में इस पर कैसे निपटना होना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसको बताओ। ने हमेशा साथियों के साथ ही है और हम साथियों के साथ रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि कोई भी मुल्क कभी भी मजबूत नहीं हो सकता अगर वो आईन जो खुद बनाया हुआ है उस पर अमल न करे। चंद एक इदारे वक्ती तौर पे कुछ तरमीम करके या पीछा एक्ट बना के या साथियों को कभी कोड़े मार के वक्ती तौर पे वो ताकत का, इल्म का और असली जहालत का मुजाहरा करते हैं। आज हम देखते हैं कि वो ताकत, वो जहालत, उसका पेशवा, उसका इमाम जनरल ज़िया का नाम लेने वाला मेरा नाम उसके अपने डिपार्टमेंट में है, नासिर जैदी और हाशमी के साथ दुनिया में इनका नाम लोग जानते हैं। और कौन का साथी जो है हर वक्त और हर साल उनका दिन मनाते हैं, उनके साथ पुरज़म साथ खड़े होने के ऐलान करते हैं। तो हम समझते हैं HRC की बात कहती है कि मुल्क को आईन के तहत चलाएं, पीका एक्ट के तहत न चलाएं, 26वीं तरमीम के सर पे न चलाएं, इससे मुल्क की बुनियादें कमज़ोर होगी। आज नहीं तो कल नुकसान खाना पड़ेगा, इसलिए मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है कि आईन को मजबूत। हमारे साथ जो है इस वक्त साहिबा नवाज साहब भी मौजूद हैं, नायब सदर ने और दस्तखत की, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। वो तशरीफ आए, खान साहब तशरीफ रखे हैं, अमीर उस्मानी साहब, सही करता साहब, आमिर नवाज साहब, डॉक्टर शुजात साहब, आपका भी शुक्रिया। मैं चाहूँगा थोड़ी सी बात जो है, एक तो क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान में लाल काशिफ साहब आए हैं, ये थोड़ी सी बात कर दें कि खेती के हवाले से कुछ हम बाबा नकवी साहब के खिलाफ सुनेंगे, अशरफ साहब उसके बाद सदर साहब।
अक्सर सुनी जाए कि पाकिस्तान के जो पिलर ने चौथा पिलर सहाफा है और मैं मेन पंजाबी अगे बताऊँगा तो चौथा पिलर तो सहाफत है लेकिन असी देखते हैं अक्सर थोड़ी जी तस्वीर नजर आती हैं अरशद खान साहब नई साहब अपने दोस्तों के अपने साथियों के जरिए हम उनको अपने बाहर निकल रहे हैं सड़क निकल रहे हैं लेकिन किसी होर पिलर के बंदे को जरूरी करना क्योंकि उन्होंने हुकूक मंगने की लोड़ नहीं पैंती बाकी पिलर अपने हुकूक छीन लेंगे तो यह मतलब है कि जो पिलर आ रहा है असल पिलर जो मजबूत करने की लोड़ है वो अपना सामने है दूसरी बात है तारीख की जाती है हमेशा हुक्मरान को ही हुक्मरान अपनी मर्जी तरीके लेकिन दूसरी तरीक जी अवामी तरीक होती है वो सहाफी है क्योंकि जितनी खबर तुम देते हो जितनी खबर देते हो ये भी जो मरतब दुनिया के तरीक आती है उन्होंने हुक्मरान का एक अभेस तो तुम सिर्फ सहाफी के तरीक साज लो तो तरीक लिखना लो तो अजीम करो तो साडा लास्ट में दसा कि साडा वैसे पाकिस्तान का उन्होंने तक साडा फैमिली का भी होता दोस्तों का भी होता जितना सहाफत का होता क्योंकि सारा दिन असं खबर नहीं तो सुनिया हुई है मौसम के हालात की हर चीज़ तो सुनी हुई है तो वर्किंग तो सोच तो काम सलाम जिंदा रहो नसीब रहो बाबा नजमी जी अपना थोड़ा काम सारा ज़्यादा जो खेती कर तो उसके बाद सदर अरशद भाई साहब मैं हाजमी साहब ने दोषे में कि हाथ कदे नहीं पैंते वेखे हारे हाथ कदे नहीं पैंते वेखे हारे चंद कदे नहीं लिखा लोग तारे इसे नहीं कि शहर च मेरा चर्चा है हाथ हमेशा पावा पत्थर तारे इसे नहीं कि शहर च मेरा चर्चा है हाथ हमेशा पावा पत्थर तारे दो शेर के बेहिते ने जेड़े बैठ के शिकवा करन मुकदरा था उगड़ वाले उग पैंदे ने सीना पार के पत्थरां दा ते मंजर दे मथे दे उत्ते तत्ती लगदी उन्हां दी जेड़े घरों बना के टुरदे नक्शा अपने सपना जैसे मैंने आपको बताया कि ये तकरीब शोर आजम की जो है पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेट हो रही है रावलपिंडी इस्लामाबाद में रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हर जगह के ऊपर और आज काफ़ी बिल्कुल इस बात के लिए चाहे वो पीका हो चाहे वो प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस हो चाहे वो पेपरा हो आपके ये सारे काले कवानीन का मकसद इस मुल्क में आज़ादी सहाफ़त का गला बनना है और आप तसल्सल से ये हमले कर रहे हैं बर्दाश्त कर रहे हैं बल्कि इस माहौल में भी हम बेहतरीन सहाफ़त कर रहे हैं हमारी बेहतरीन सहाफ़त का शुरू इस जगह के जब इंडिया का मीडिया झूठ पे झूठ बोल रहा था तो पाकिस्तान का सहाफ़ी इस झूठे दौर में भी सच दिखा रहा था इसलिए नहीं दिखा रहा था कि हम किसी दबाव में या किसी और माहौल में बल्कि इसलिए दिखा रहा था कि हम सच्ची सहाफ़त करते हैं और हम आप हुक्मरानों को भी आज यही कहना चाहते हैं कि हमारी सच्ची सहाफ़त कभी भी पाकिस्तान मुखालिफ नहीं हुई कभी भी पाकिस्तान मुखालफत में हम नहीं गए खुदा के लिए हमारे ऊपर ये काले कवानीन बंद करें हमें लिखने दें हमें बोलने दें हमें दिखाने दें और इस सब में पाकिस्तान की रियासत का फायदा बारह हमारे लोगों ने कहा कि ये जो शीशा हम आपको दिखाते हैं इसको तोड़ेंगे तो आपका अकेला बयान होगा हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा हम तो अपने तरीके से हमने अपने सीरियस से सीखा है किस तरीके से काम करना है जबर के दौर में सेंसरशिप के दौर में हमने सफात काले करके भी लोगों को पैगाम दे दिया कि ऐसे इस मुल्क में हो क्या हमने सफात खाली छोड़ के भी लोगों को पैगाम दिया कि इस मुल्क में क्या होगा तो आज हम बिल्कुल इस अज़्म के लिए खड़े कि हम अगर हमारे सीरियस से जुड़े खाएं क्या जो सदा बंद की बर्दाश्त होते बर्दाश्त नहीं तो आज पाकिस्तान का साफी इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है आपके काले कमाने की मौजूदगी में भी अपनी आज़ाद सहाफ़त कर रहा है लोगों को पैगाम दे रहा है ये जो इस मुल्क में इलेक्शन के नतीजे होते हैं ये जो बाकी चीजें की ऐसे थोड़ी हो जाती है आपके जबर के बावजूद अगर कुछ होता है तो इसलिए होता है कि लोगों तक चीजें पहुंचती हैं और ये इस मुल्क का साबित हो जाता है तो मैं दावत दूंगा पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल जनाब अरशद अंसारी साहब को वो अपने अज़्म का भी इजहार करें और शुक्रिया गवर्नमेंट साहब मुझे सदर मुनीर साहब और इस तेरा के हीरो के
نیشنل کال پہ پورے پاکستان میں یوم عزم مناتے ہیں 13 مئی، اور غلط کرتے نہیں لیکن مناتے ضرور ہے کہ 13 مئی 1978 کیا ہوا؟ ہمارے آزادی سابق چیمپئن ہیروز خاوری ماشمی صاحب، ناصر زیدی صاحب، جعفری صاحب، میرا خیال ہے کہ ہم رسول اللہ خان صاحب کی بھی تصویر ہونی چاہیے تھی. میں خاور صاحب سے یہ پوچھ رہا تھا، انہوں نے بالکل ان کو برانہ کیا گیا اور ان کو قید ہوئی، اور کیونکہ ان کی ٹانگ کا مسئلہ تھا تو شاید انہیں اس وقت شاید کوڑے نہیں مارے گے، لیکن وہ قیدوں بند کی سختیاں اور کوڑے کے احکامات ان کے خلاف بھی تھے، لیکن صرف اس لیے کہ ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی اس وجہ سے ایک ٹنگ ان کی ایک ٹنگ تھی نہیں، پولیو تھا اس لیے وہ نہیں لگی، لیکن انہوں نے وہ قیدوں بند کی سختیاں لاٹیاں مارے. اسی طرح آزادی صاحب آزادی کے لیے جس طرح یہ نکلے سارے چیمپئن انہوں نے بھی اتنی قربانی کی، اور بھی بڑے انہوں نے آزادی کے لیے جو کچھ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناقابل فراموش ہے. وہ ہمیں یاد ہے جس طرح نعیم صاحب کہہ رہے تھے کہ اب آزادیاں جو ہیں وہ میرا بھی خیال کہ کبھی بھی سینسرشپ کا دور ہے. آزادی تو یہی ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ سینسرشپ آ جائے، وہاں پہ آزادی تو سلب ہو گئی، آزادی تو ہے نہیں. اب تو دوار ہی ختم ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ نئے نئے ایکٹس آ رہے ہیں، لوگ گرفتار کر رہے ہیں، اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. پاکستان میں ہم نے بڑا اجلاس کیا، یہ پیکا آرڈیننس آیا، اور اب تو وہ آرڈیننس یہ ایسا ہو گیا کہ لاہور پولیس بھی پیکا ایکٹ کے خلاف مقدمات درج کر رہی ہے. آپ نے کسی کی فلم بنا لی، وارڈن جو ہے اس کی درخواست میں پیکا ایکٹ کے خلاف مقدمے درج ہو گئے. تو ہم اندازہ کریں کہ یہاں پہ آزادی کتنی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ تو اس وقت کے ہیرو خاوری ماشمی آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگ کیسے لڑتے تھے، کیسے تنظیمیں چلاتے تھے، اور کیا تھا اس کے بعد ایسے عامرانہ دور جو ہے جوالات کے بعد مشرف کا دور تھا، اس سے پہلے اس سے بعد میں کیا کچھ نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنا چاہیے. اور یہ جو یوم عزم ہے میرا خیال ہے کہ ہم اس کو ہم نے بڑا لائٹ لیا. یہاں پہ یوم عزم کے ہیروز کا ایوارڈز ہونے چاہیے ہر سال. یہ جو ہمارے 4 ہیروز ہیں ان کے ایوارڈز ہونے چاہیے ایوری ایئر. میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ بشرط زندگی کہ اگر ہم یہاں ہوئے تو میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان میں یہ یوم عزم ایوارڈز جو ہے وہ ان کے نام سے منسوب ہونے چاہیے. اور اس میں غیر معمولی ان کی کارکردگی ہے. خاوری ماشمی ایوارڈ رکھنا چاہیے 13 تاریخ کو، یہ اپنے ہاتھ سے دیں اور لوگوں کو دیکھیں، اس لیے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چل نہیں سکے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ہیروز کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں بھی ان سے ہمیشہ، میں تو ہے بابا صاحب سے بالکل کوئی ایسی پسند رائے لے لیتا ہوں، لینی چاہیے ناصر زیدی صاحب سے، جعفری صاحب سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو خاور صاحب آپ سے خود کریں گے کہ یوم عزم یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں 13 مئی کو خاور صاحب نے مجھے بتایا 13 مئی انہوں نے آزادی صحافت کا دن قرار دیا. 13 مئی کتنی بڑی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں یہ سوچا کہ اس وقت پاکستان میں 13 مئی سال 1978 کو کیا گزری ہوگی کہ جنرل اسمبلی نے کہا کہ اس دن کو آزادی صحافت کا دن منایا جائے، یوم عزم منایا جائے. یہ خاور نعیم ہاشمی صاحب بتائیں گے کہ یہ اس کی کیا تاریخ ہے، یہ کیوں کہا گیا، اور یہ یوم عزم اس وقت کیا بات تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ہیروز کو یاد کرنا چاہیے. آج کا جو دن ہے لیکٹیری ہے، اس وقت ہمیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہمارے ہیروز کے ساتھ ہوا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی طرح جب تک اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، خاور صاحب ہیں، اور
مسجد تھے اور یہ مسئلہ ہے آزادی صحافت آزادی اظہار کی قربانی شاید اتنی قربانی کسی کے نہیں اور اسی لیے ہم کو یاد بھی کرتے ہیں یاد رکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اور میں آخری بات یہ کہوں گا کہ اس دن ان شاء اللہ تعالیٰ ہیروز جو میرے تو ہیروز اوارڈس جو ہے وہ ان شاء اللہ نیکسٹ اگلے سال اسی بہت شکریہ کہ صدر پیر کے موقع پہ لاہور میں بھی اور پورے پاکستان میں صحافیوں کو جو جدوجہد میں لکھی جاتی ہے جدوجہد کرنے والے صحافیوں کے نام پہ ایوارڈ تقسیم کیے جائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی ہوگا. اب میں آخر میں خاور صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ خاور نہیں ہاشمی صاحب تشریف لائیں اور وہ تحریک جو تحریک آج ہمارے پاس فہد الرحمان صاحب کی کتاب کی روشنی میں بھی آ گئی ہے سب کو خاور صاحب اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر رہے ہیں اس تحریک کے بارے میں بھی بتائیں اور اس گھٹن زدہ ماحول میں ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے اس کے بارے میں بتائیں. تو خاور نہیں ہاشمی صاحب تشریف لائیں. آپ نے جو عزت افزائی کی میں ناصر زیدی اور اقبال جعفری کی جانب سے بھی آپ سب لوگوں کا میں لاہور کے صدر پریس کلب کے ارشد انصاری صاحب دوسرے ساتھی کمیونٹی صاحب دیگر حضرات ان سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے 1977 اور 1978 میں لڑی جانے والی آزادی صحافت اور تحفظ روزگار کے لیے جو جنگ تھی اس کو آج پھر 13 مئی کو ہی ایک تقریب کا اہتمام کر کے اور آج کے دن کو زندہ کرتے ہیں. ابھی میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ ہم تو آزادی صحافت کی بات کرنے آئے ہیں چھوڑوں کی بات کرنے آئے ہیں تو کتابیں تھیں میرے پاس پی ایف یو کے سابق صدر اور سابق سیکرٹری جناب عبد الرحمان صاحب جو 1977-78 میں جو ہماری جدوجہد تھی وہ خفیہ طریقے سے وہ ہماری رہنمائی کیا کرتے تھے وہ چھپے ہوئے تھے انڈر گراؤنڈ تھے اور ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا تھا کل کتنے لوگوں نے گرفتاری دینی ہے کس کس شہر سے لوگوں نے آنا ہے کہاں کس جیل میں کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کتاب لکھی. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ جیسے آپ نیچے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر کسی نے یہ کتاب پڑھنی ہے دلچسپی ہے تو وہ میری طرف سے اجازت ہے کہ وہ یہاں سے اس کتاب کو اٹھا سکتا نام میں آپ کو تو سوچ میں یہ رہا تھا کہ ایک تاریخ تو یہ ہے چھوڑوں والی ارشد انصاری صاحب ایک دوسری بڑی تاریخ لاہور پریس کلب کی. لاہور پریس کلب جب ماشاءاللہ لگا تو ضیاء الحق کے جو محافظین تھے آپ جیسے لوگ اس زمانے میں اتحاد تھا ایک یونین تھی لوگ متحد تھے 95% جرنلسٹ لاہور کا ایک پلیٹ فارم پہ اٹھا. ان کا لاہور پریس کلب جو جہاں پر آپ دفتر ہے PUJ کا وہاں پر داخلہ بند کر دیا گیا ہے دیال سنگھ مینشن والا. تو اچھا خیر صاحب آپ کو پتا ہے اور میں نے اس کے بعد کتنے دفتر بنائے خدا کی قسم کم و بیش
लाहौर प्रेस क्लब तनख्वाह मुख्तलिफ जगहों पे घूमता है, किसी से 2000 लेते थे, किसी से 5000 मांगते थे, मुझे लोगों के नाम भी याद है, कौन सदर बनता था, कौन सेक्रेटरी बनता था, कैसे इलेक्शन होते थे। तो लाहौर प्रेस क्लब की भी अपनी एक जिद्दोजहद है। आमरीयत के खिलाफ जितनी जिद्दोजहद सहाफियों ने की है, उतनी ही जिद्दोजहद में आपका इदारा भी शामिल है। बाद नाम दिया था एस्टेब्लिशमेंट का, फौज का भी नाम दिया गया। मेरा अपना एक शेर है, दियारे पाक अगर है तो तुम भी है खाओ, दियारे पाक अगर है तो तुम भी है खाओ, के मुनहसर है इसी पर तेरा अर्ज़ ज़वाल। और ये कौमियत का जज्बा दिखाया अभी पूरी कौम ने, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक महाल बना हुआ था, वो अचानक एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा हो गया जब दुश्मन मुल्क भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। तो मैं एस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो दिलाना जरूरी समझता हूँ कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन सिर्फ ये चाहते हैं आपका जो काम है सिर्फ वही काम। देखिए, सिर्फ 3 आदमियों को कोड़े नहीं मारे। जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे आपके सामने हमारी जिद्दोजहद के नतीजे में हमारे बहुत सारे साथी शहीद भी हुए, मरे। हमारे जब हम 5 आदमी गिरफ्तारी देते थे, मिसाल के तौर पर ये लाहौर और कराची में 3 मरहलों में जिद्दोजहद चली थी, आज़ादी सहाफ़त और तहफ़्फ़ुज़ रोज़गार। आज़ादी सहाफ़त एक जगह, तहफ़्फ़ुज़ रोज़गार दूसरी जगह, क्योंकि ज़ियाउल हक़ ने पाकिस्तान में 700 के करीब अखबारात और जरायद बंद कर दिए थे, और 700 के करीब अखबारात और जरायद बंद होने के बाद कितने सहाफ़ी बेरोजगार हुए होंगे आप अंदाजा कर सकते हैं। तो ये तहफ़्फ़ुज़ रोज़गार की भी लड़ाई थी जो हमने लड़ी। लोग कैसे बनते थे? मिसाल के तौर पर मैंने 7 जेलें काटी है, सिंध और पंजाब की। मैं 3 दफा लाहौर के शाही किले में बंद रहा हूँ। शाही किले में तशद्दुद का शिकार भी हुआ हूँ। मगर मामूली सा तशद्दुद आपको बताता हूँ, मामूली सा तशद्दुद कि मुजफ्फर नामी एक इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठता था, छात्र तीसरी शाही किले के अंदर पत्थरों की भरी हुई कच्ची जमीन, वो मुझे कहता था ये सामने से 2 ईंटें पकड़ो। मैं 2 ईंटें पकड़ता था, कहता था कि इनको अपने इस बैठक के हमारा होता है पाँव के करना घुसना, इनके अंदर दबा के अपने पाँव खड़े करो।
फिर कहता था 2 ईंटें उठाओ, अपने हाथों को ऊपर करो, ये मेरे हाथ होते थे, हाथों पे ईंटें होती थी, और फिर कहता था कि हाथों को नीचे कोनियों की तरफ ले, और उसके बाद वो मुझसे तस्दीक किया करता था। जब हम 4-5 आदमी गिरफ्तारी देते थे, खास तौर पर कराची में, तो वहां से एक आदमी गायब करके खूबसूर खानों में डाल दिया गया। जब वो सुबह आता था, उसका दिमाग हिला होता था, फिर होता था, वो पागल हो चुका होता था, रात को पता नहीं उसके साथ क्या क्या खूबसूर खानों में किया जाता था। मैंने पागल होते हुए, पागल हो चुके हुए लोग, जिनमें गायब खान बहावलपुर का एक सहाबी था, वो इसी अजियत के बायस इंतकाल कर गए। हमें हैदराबाद जेल में रखा गया, तो हमने भूख हड़ताल कर दी कि हमारे फला मुतालबे को। जब हमने भूख हड़ताल की, उन्होंने कोशिश की कि ये भूख हड़ताल खत्म हो जाए, कोशिश नाकाम हो गई। हमने ये सोचा था कि हैदराबाद का पूरा शहर, उस जमाने में कलीबियों जैसे सियासतदान जो थे हैदराबाद में रहा करते थे, कलीबियों थे, कलीबियों के पाए के और बड़े बड़े, इनके घरों से हमें फल खाना आ जाया करता था। हमने सोचा इनका बाइकाट करो इनके खाने का, बाहर से तो खाना आ ही जाता है। जेल वालों ने दूसरे दिन हमारी मुलाकातों में फोन किया। मैंने खुदा की कसम, मैंने कई दिन नमक की एक डली को चूस कर जिंदगी। फिर एक बंदे ने मुझे कहा कि तू नमक मुंह में रखता है। मुझे एक डली मिल गई थी नमक की इतनी बड़ी, जो मैं मुंह में रखता था। तो कहने लगा, तुम इस दरख्त के पत्ते क्यों नहीं खा रहे? मैंने कहा कि कौन सा दरख्त है? कहता है तो ये अमरूद का, लेकिन अमरूद का मौसम नहीं। तुम ये पत्ते खा सकते हो, इससे तुम जिंदा रह सकते हो। ये बात मैंने लाहौर के सीनियर मोस्ट साफी अल्ताफ मलिक साहब, जो गवर्नमेंट में रहते थे, उनको भी बताई कि मलिक साहब जिंदा रहना है तो दरख्त, इस दरख्त के पत्ते आप भी खाया करें, मैंने भी खाने दिए। उन दरख्त के पत्तों के खाने से अल्ताफ मलिक का लीवर फेल हो गया, और जब वो जेल से रिहा हुआ तो उसका इंतकाल। मतलब ये इतनी दास्तानें हैं, इतनी ज्यादा दास्तानें हैं, क्या क्या मैं आपको बताऊं। मतलब मैं लिखने बैठूं तो पता नहीं किताबों की किताबें लिखी जा सकती हैं कि क्या क्या मुजालिम लाए गए उस दौर में, और उन मुजालिम का तसल्सल आज भी है किसी ना किसी पर। वो दौर आज भी खत्म नहीं हुआ। जो ऑर्डिनेंस लाते हैं, ये नए नए कवानीन लाते हैं, ये इंटरनेट पर जो प्रोपेगेंडा करते हैं, उसकी सजा जो है पूरे मुल्क के आवाम को दी जा रही है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आप कभी भी इंसानी तारीख बताती है कि कभी भी आप ना किसी की जदोजहद करवा सकते हैं, ना जुबान बंदी कर सकते। जिसमें बोलना होता है, जिसमें लिखना होता है। आज भी बहुत सारे साथी वो ऐसे तशद्दुद का निशाना बनते हैं, लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कई दिनों के बाद घर पहुंचते हैं, पता नहीं कैसे दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, पता नहीं कैसे दूसरे मुल्कों में जाके कत्ल भी हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे चीजें ऐसी हैं। तो पॉइंट्स
क्यों करते हैं? लेकिन असल बात जो मैं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा तो नहीं कह रहा बहुत है इसकी क्या क्या दल सर क्या किया? एक ही रास्ता और वो है पहले अपने आप को मुनज़्ज़म करें। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब ये दो नहीं है, एक है। अल्लाह ताला का करम। लेकिन PFP के पास गज़ार सुनानी बिना आए बनना हफीज रखकर इस टाइप के लोग जो है उनको बनना पड़ेगा। उनको फैसला साजी के लिए हफ्ते में 2-2, 3-3 मीटिंग बुलानी पड़ेगी और आखिरी जो हल है, आखिरी हल सिर्फ ये तो जहद है। जब तक हम मुत्तहिद होकर 1977-1978 वाली लड़ाई दोबारा शुरू नहीं करते, हालात नहीं होंगे। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।